बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हम सब अफसरदा हैं और अफसरदा इसलिए कि कोयटा में एक बार फिर मुल्क दुश्मनों ने वार किया और उस मुल्क दुश्मनों के वार के नतीजे में 20 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए, कई ज़ख्मी भी हुए। और ये ऐसी लहर है दहशत गर्दी की जिससे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को अभी मज़ीद लड़ना है और उसका ख़ात्मा करना है, क्योंकि ये दहशत गर्दी की लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया था, जिसके बाद पूरी कौम ने, पाकिस्तान ने, अफवाज ने और तमाम इदारों ने मिलकर जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी और उस कुर्बानियों के नतीजे में काफ़ी हद तक इस दहशत गर्दी की लहर पर काबू पाया जा चुका है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दहशत गर्द सर उठाते हैं और इस किस्म की वाक़यात करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके लिए पूरी कौम को भी यकसू होने की ज़रूरत है और इदारों की भी और ज़्यादा मुतहरिक होने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस के नेटवर्क को, शेयरिंग को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे दुश्मन अनासर का कला कमा किया जा सके और पाकिस्तान एक पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान बन सके। दूसरी तरफ सियासत अब भी अपने ज़ोरों पर है, मुख्तलिफ अफवाहें जन्म ले रही हैं। हर वक्त कहा जाता है कि निज़ाम तब्दील किया जाना चाहिए और ये बातें भी हो रही हैं कि शायद इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो मुश्किलात का शिकार है उसके लिए कुछ आसानियाँ भी पैदा हो रही हैं। वो मुकदमात जो इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं पर बने थे, अब उन मुकदमात में से मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, जिस पर मुख्तलिफ खदशात का इजहार भी किया जा रहा है हुकूमती जमात की तरफ से। और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे हुकूमती जमात के अराकीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन शिकवा करते दिखाई देते हैं कि शायद जो अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है ये दुरुस्त नहीं है। NRO की बातें भी बहुत पुरानी हो चुकी, लेकिन अब नई बहस, क्या मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम चलना चाहिए या सदारती निज़ाम होना चाहिए, ये भी आजकल मौजूद बहस बना हुआ है। उसके साथ साथ कुछ अफवाहें ऐसी भी हैं कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाएंगे अपने इलाज के लिए, इलाज के बाद फिर शायद काफ़ी देर बाद वतन वापस लौटें। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की दीगर क़यादत, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज हैं, उनके मामलात तय हो रहे हैं, उन्हें रिलीफ मिल रहा है और वो काबिल कबूल बनते जा रहे हैं। इसलिए कुछ ज़मानतें भी हुई और आने वाले दिनों में इस खदशे का और इस अमर का इजहार भी किया जा रहा है कि शायद शहबाज शरीफ फैमिली के लिए बहुत से रिलीफ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ नैब की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और नैब की तरफ से तलबियों के नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं, जिस पर भी एतराज़ात उठाए जाते हैं कि आखिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही नैब का निशाना क्यों है, बाकी लोग उन्हें नज़र क्यों नहीं आते। बाकी लोग जिन्होंने असासे बनाए, अगर वो हुक्मरान जमात के साथ बैठे हैं तो उनसे बाज़ पुरुष क्यों नहीं जाती, ये भी आज का सबसे बड़ा अहम सवाल बना हुआ है। इस सारे मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फ़रख हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जबकि लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, सीनियर तज़कियाकार है। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ निहाल हाशमी साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। कुछ सख्तियाँ तो जो है वो कम हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए कुछ रिलीफ भी आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने की मुहिम चलाना चाहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई उन्हें सही जवाब नहीं दिया और मियाँ नवाज शरीफ शायद उस मुहिम चलाने के हक में नहीं है। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, सबसे पहले तो मैं जो आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा, उन ज़ख्मी और उन जो हमारे मरहूमीन हैं, शुहदा हैं, उनके ख़ानदान से दिली ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हमारे वतन अज़ीज़ को तमाम दहशत गर्दों से, तमाम मुल्क दुश्मनों से महफूज फरमाए। और जो हमारे अहलकार, जो हमारे सिपाही, जो हमारे अफसरान मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पे और सरहदों के अंदर अपना ड्यूटी दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ तक अब आपने सियासी सवाल की बात की है, तो देखें, रिलीफ़ जो आइन में दिया गया है, जो आइनी रिलीफ़ है, वो अगर हमें मिलता है तो वो हमारा हक़ है। और मैं समझता हूँ कि जब माजी में ये बात होती रही है कि जी कोई डील और कोई ढील नहीं, तो अब जो लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे इदारों को बदनाम कर रहे हैं, क्या हमारे अदालती निज़ाम पे क्वेश्चन कर रहे हैं? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है कि आप अदालतों को मिलाइन करना शुरू कर दें, आप आइन और कानून से बालातर होकर के प्राइम मिनिस्टर की इंतकाम की सियासत को फ़रोग़ दें
और उस भले उसके बदले में जितने भी आपके इदारे हैं, जो लोग हैं, जो सियासत है, जो पार्लियामेंट हो, जो जमहूरियत है, जो माशरा, वो तबाह हो जाए, आपको इसकी कोई परवाह नहीं। अब रह गया कि क्या हम जद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। हमारे एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम मुसलसल हर अच्छे काम में मुस्लिम लीग ने जद्दोजहद में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान के बनाने से लेके पाकिस्तान को बचाने तक, पाकिस्तान आपको मुस्तहकम करने तक, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता करने तक। मैंने बचाने और मुस्तहकम की बात इसलिए की कि आपको याद होगा कि एटमी धमाका मुस्लिम लीग के दौर में हुआ और पाकिस्तान के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये अल्लाह ताला ने ये मौका फराहम किया। जहाँ तक रह गया मुल्क को इस्तेहकाम देना, तो कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जो सियासी फैसला था, जो लाकानूनियत थी, जो दहशत गर्दी उरूज पे था, ये मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी जिसने ये फैसला किया कि हम अपने मुल्क को पुरअमन बनाएंगे। हम हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन अभी मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी को लगता है कि हुकूमत जो है वो मुल्क का नुकसान कर रही है और हुकूमत को हटाया जाना जरूरी है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज रिलेक्टेंट है। वजह क्या है? जी, हम रिलेक्टेंट नहीं है, हम तो ये समझ रहे हैं हटाया जाना क्या, ये हुकूमत ऑलरेडी हट चुकी है। सबसे पहले तो वो लोगों के दिलो दिमाग से हट चुकी है। जब उनके वज़रा ये कहें कि महंगाई यकीनन बढ़ गई है, अवाम की हम चीखें निकाल देंगे, आपको सब्र करना होगा, आपके बर्दाश्त से बाहर है, हम इसको पकड़ के जेल, तो इससे लोग तो ऑलरेडी इनसे हट गए। अब तो एक रस्म होगा इनको एक धक्का देने का। तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते हैं जो काम इमरान खान ने किया, कंटेनर पे बैठ करके मुल्क में 126 दिन धरना दिया, हमारे लिए बड़ा आसान है। वो तो मजाक में दावत देते हैं, आ जाएं हम कंटेनर देंगे। हम वो काम नहीं करेंगे कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को आने से मना कर दे। खड़े होकर तकरीर में टर्किश प्रेसिडेंट जब ज्वाइंट पार्लियामेंट को खिताब करने आए तो आप उसका बाइकआउट कर दें। हम इमरान दुश्मनी ने पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं कर सकते, हम पीटीआई के दुश्मनी में पाकिस्तान की आवाम के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। हम देखते हैं जो मौका महल होगा, जो पार्लियामेंट के अंदर होगा, पार्लियामेंट से बाहर होगा। और अगर हम ये समझेंगे कि नहीं अब लोगों के हद से बाहर, मेरे ख्याल से शायद अब सियासी जमातों को नहीं, पाकिस्तान की आवाम निकल पड़ेगी इनके खिलाफ। और जब पाकिस्तान की आवाम निकलेगी, महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर महंगाई बढ़ रही है, सियासी जमातें, अपोजिशन की जमातें लीड नहीं करेंगी, आवाम कैसे निकलेगी? यकीनन हम लीड करेंगे, आवाम निकलेगी। देखिए हम लीड करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम आए जहां पे सीपैक जैसा 62 अरब का इन्वेस्टमेंट हो। हम ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां पे कोयटा में धमाके ना हो। हम ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां पे हमारे बॉर्डर पे सिपाही महफूज रहे। हम ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां पे पेट्रोल महंगा ना हो, दवाइयाँ महंगी ना हो। तो हम तो बिल्कुल निकल के आएंगे। हम ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां पे अफलास और फाका कशी ना हो। हम ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कशकोल लेके ना। मुझे खतरा है कि जनाब कहीं ऐसा ना हो कि इनको खुदकशी, इन्होंने कहा था हम भीख मांगेंगे तो हम खुदकशी कर लेंगे, तो हम नहीं चाहते कि इनको वो मौके मिले कि इनको खुदकशी करना पड़े। हम इनको ना खुदकशी करने पे मजबूर कर सकते हैं, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, शहीद बनने देंगे। मैं वापस आता हूं। फरह हबीब साहब, जिस बात का इजहार आप क्या करते थे, अगर माजी में मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान को सजाएं हो रही थी आप खुश थे, अब बने अगर रिलीफ मिला है, लाहौर हाई कोर्ट से मिला है, तो आपकी गाय बगाए कहीं ना कहीं तनकीद आपकी लीडरशिप की तरफ से नजर आती है। ये तो आप भी अदम एतमाद करें फिर अदालतों के ऊपर। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कानून की हाकमियत के लिए बात की है और हमारी इसमें एक बहुत लंबी एक जिद्दोजहद है और पाकिस्तान के लोग जो है वो कानून की हाकमियत चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसका भी हम एहतराम करते हैं, अदालतों का भी एहतराम करते हैं। लेकिन जब आपके इल्म में है कि कुछ ऐसे फैसले, जिन फैसलों के ऊपर आपके इल्म में हो कि छुट्टी वाला दिन जो है वो मुलज़िम की पेशी के बगैर जो है वो ज़मानतें दी जाएँ, उस वक्त जो है वो अवाम सवालात तो लोग पूछते हैं और सवालात उसके ऊपर जो है वो खड़े भी होते हैं। लेकिन हमें किसी फैसले के ऊपर हम तनकीद नहीं कर रहे या किसी अदालत के ऊपर हम तनकीद नहीं कर रहे। लेकिन मामला ये है कि इन तमाम तर चीज़ों को भी जो है वो सामने रखना पड़ेगा कि जो कि आजकल सामने नज़र आ रही हैं। और इस किस्म के मैं समझता हूँ कि फिर जो आम कैदी हैं उनको भी इस किस्म का जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसी तरह कोई ऐसा शख्स जो है जिसको पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है वो भी जाके जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट
छुट्टी वाला दिन जो है वो उसको भी मिल जानी चाहिए। तो कुछ चीजें ये तो होता है हमारे अक्सर ऐसे वाकयात हो जाते हैं, बेल भी हो जाती है, बराबर होना चाहिए। जी जी, तराजू फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए ना जी। तो मामला ये है कि अभी जिन लोगों को केसेस का सामना है वो अपने केसेस को फेस करें, और वो केसेस से क्यों भागते हैं। यहाँ पर तो जो है वो माइक पे ऊपर आके बड़े लीडर बन जाते हैं, बाद में पता चलता है बीगी बिल्ली बन के जो है तय खाने के अंदर छुप जाते हैं। तो मामला तो सवालात उठ रहे हैं, पहले फलूदे वाला बाहर आया था, आज पापड़ वाले के अकाउंट से भी पैसे निकल आए हैं। लेकिन फरक हबीब साहब जो है वो हबीब साहब आपकी हुकूमत फरक हबीब साहब आपकी हुकूमत और इमरान खान साहब एक बात अक्सर कहा करते हैं कि हमने कोई मुकदमा नहीं बनाया, माजी के सारे मुकदमात हैं। लेकिन कल ही इमरान खान साहब ने तमाम जो है हुकूमत से कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात तैयार किए जाएँ ताकि मुकदमात दायर किए जा सकें। क्या अपने इस मौक़िफ़ से इनराफ नहीं कर रही पीटीआई? देखिए, मैं नहीं समझता कि कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना है। अब तक के जितने भी केसेस हैं जिनका इनको सामना है वो तमाम तर केसेस वो हैं कि जो कि इनके ऊपर पहले बने हैं या इनकी अपनी हुकूमत के दौरान जो है वो नैब ने उन केसेस के ऊपर इनिशिएटिव लिया। हाँ, जहाँ कहीं जो है वो इनकी हुकूमत के दौरान मजीद बेज़ाब्तियाँ सामने आएंगी तो क्या मौजूदा हुकूमत आंखें तो नहीं बंद कर सकती। ये यही तो चाहते हैं जो एनआरओ की प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार बात करते हैं, वो यही एनआरओ तो ये मांगते हैं, ये कहते हैं कि हमारा आप जितना पुराने काले करतूत है या जो हमने करप्शन लूट मार की है उसके ऊपर चुप साध लें, आज ही हम इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। आपको ताज़ा मिसाल दे देते हैं कि जो वजीरे मुवासलात है मुराद सईद साहब है हमारे, उनकी वजारत के अंदर जो इन्होंने ठेकों के अंदर अपने लोगों को नवाजा था वो पैसा उन्होंने रिकवर करके जो है वो जमा भी करवा दिया कौमी खजाने के अंदर। तो जो ठेकों के अंदर बेदाब्तियां हुई हैं, जो बड़े लेवल पे बेदाब्तियां हुई हैं या जो लूटमार की गई है वो तो कौम भी जानना चाहती है, लूटा हुआ पैसा भी लोग चाहते हैं कि कौमी खजाने में जमा हो और वो आम आदमी के ऊपर खर्च हो। तो इसके अंदर तो कोई मौक़िफ़ से इनहराफ वाली बात बनती नहीं है। जब ये चीखो पकार करते हैं, जब ये इदारों के ऊपर दबाव लाने की बात करते हैं, जब ये जो नैब के खिलाफ या बाकी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, तो उस वक्त तो जाहिर बात है कि यही नैब थी उस वक्त जब इनकी हुकूमत मौजूद थी। उस वक्त डॉक्टर आसिम के खिलाफ भी केसेस थे, शर्जील इनाम मेमन को भी जो है वो पीपल्स पार्टी के पकड़ा गया था। उस वक्त क्या नैब के साथ जो है वो इनका कोई गठजोड़ था। तो मामला ये है कि ये हकीकत से इनराफ नहीं कर सकते, इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये जवाबदेह होने की बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नैब के सामने केसेस हैं, इनको वहां पर जाकर पेश हों, अपनी मासूमियत साबित करें, ले आए कोई कतरी खत, ले आए कोई अरबी खत। हो सकता है इनका जो है वो उसके ऊपर कोई दिफा वाला मामला बन जाए, जो मुझे तो होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब, नैब के रेफरेंसेस हैं, नैब के केसेस हैं, कुछ बयानात नैब की तरफ से फौरी आ जाते हैं। जैसे कि अभी हमजा शहबाज का केस देख लीजिए, कहा गया 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। चैलेंज किया मुस्लिम लीग नवाज ने, आज मलिक अहमद खान साहब ने भी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फंड ट्रांसफ़र में फ़र्क होना चाहिए। अगर फ़ंड ट्रांसफ़र किए गए हैं, एक शख्स के पास अपनी आमदन है, टैक्स पेड आमदन है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन वो चलते चलते अगर 3 अरब रह जाती है तो ये जो इल्ज़ामात की बारिश है नैब की तरफ से बग़ैर तहकीकात मुकम्मल किए, ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग की आपने बात की या ये पैसों के ट्रांसफ़र की बात है, जो हम सुन रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से मीडिया पे जिस तरह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाया जा रहा है कि कैसे बेनामी अकाउंट्स भी हैं, फेक अकाउंट्स भी हैं। तो बाय नेम है, वो जो मीडिया ने दिखाया बाय नेम ट्रांसफर है। वो ऐसे मशकूक लोग हैं जिनकी मतलब आपको ये कह सकते हैं वो मशकूक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, वो रिपोर्ट पे होती रही हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वगैरह वगैरह। लेकिन नैब का मेरा ख्याल है जो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हो, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जब वो कहते हैं इनको कि आप हमें बताएं कि ये जो इतने दर्जनों या सैकड़ों जो पैसा ट्रांजैक्शन आपकी हो रही हैं, पैसा जा रहा है मुल्क से, पैसा आ रहा है एक ही ब्रांच से, मशकूक लोग कर रहे हैं, लाखों डॉलर जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये कौन पैसा भेज रहा है, किस लिए पैसा आ रहा है, क्यों पैसा बाहर जा रहा है, तो वो उसको देने को जवाब देने को तैयार नहीं है, बल्कि उनको एक किस्म का आप समझे डॉच कर रहे हैं, मिसरीड कर रहे हैं। तो लिहाजा एक तो ये बात। दूसरा देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो मोहतरम निहाल हाशमी साहब ने कहा, उन्होंने ठीक कहा। हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम अपने किसी इदारे को
पे तनकीद करें, खासकर हम अदलिया की बात कर रहे हैं, फौज की, तो आइन में भी लिखा हुआ है ना। हम किसी मोहतरम जज साहब के ऊपर कोई ऐसा रिमार्क कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, जो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, ये तनकीद नहीं है कि लाहौर की हाई कोर्ट जो है वो फैसले हक में दे रही है, और ये कहना मैं तो ये बात नहीं करूंगा, मैं तो लाहौर हाई कोर्ट का नाम ही नहीं लूंगा, मैं समझता हूँ वो भी गलत है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं जो मुसल्ला साहब आपसे बात कर रहा हूँ, देखें पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जो देखें ये जो फैसला है उस पर तो कमेंट हम कर सकते हैं। हम ये जो लोग परेशान हो गए हैं कि एकदम पैटर्न आया है कि किस किस्म का पैटर्न, सस्पेंडिंग सेंटेंसेस, प्री अरेस्ट बेल, प्रोटेक्टिव बेल, उसके बाद ECR से उठाना, और सडनली उसके मेन बेनिफिशियरी कौन है? सुने ना जी, शरीफ फैमिली या उनके लोग। मैं यहां तक तो बात कह सकता हूं। देखिए मॉडल टाउन वाला के अवाम ये कहते हैं कि वी आर बिगिनिंग टू लूज फेथ इन आवर लीगल सिस्टम। मैं लीगल सिस्टम का लफ्ज कह रहा हूं क्या, लेकिन आप ब्रिगेडियर साहब ये समझते नहीं है कि एग्जैजरेशन होती है इल्जामात लगाने में? डॉक्टर आसम का केस आपके सामने है, 500 अरब की करप्शन की बात की गई, फिर तहकीकात के बाद क्या कुछ हुआ आपको पता है? मैं आपको बता दूं, मैं आपसे अर्ज करूं, इसी तरीके से एक इल्जाम लगा था मियां नवाज शरीफ के ऊपर कि 5000 अरब रुपए इंडिया ट्रांसफर कर दिए, तहकीकात भी शुरू हुई, फिर खैर वो उसको हवा होगी। वो मैं आपकी बात इस किस्म की जब चीजें होंगी, मैं डॉक्टर आसिम साहब का केस लेने, अगर आज डॉक्टर आसिम साहब का केस मैं कहता हूं रावलपिंडी नैब में चल रहा होता, मैं बात करता हूं, तो आप देखें ये केस 8 महीने में 1 साल में फैसला हो जाता। क्योंकि वो वहां पे चल रहा है कराची में, नैब सिंध वो भी ढीले हैं, वो भी मामला ठीक नहीं चल रहा, इसलिए आप देख रहे हैं कि मामला जो है 5 साल से चल रहा है। नैब सिंध के ऊपर एतमाद नहीं करना चाहिए चेयरमैन नैब को। इशू देखिए, फिर तो नैब की पूरी जो है वो क्रेडिबिलिटी चैलेंज होगी। नुसरत मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा फैसला दिया जिसको सिंध हाई कोर्ट ने भी रिव्यू में अपना पिटीशन अपहोल्ड कर ली कि नहीं, ये जो जाना है जरदारी साहब और ओमनी साहब का केस इन रावलपिंडी नैब, ये बिल्कुल सही है, लीगल है, जिसका सुप्रीम कोर्ट हुक्म है। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम ये कह रहे हैं कि हमारा लीगल सिस्टम नजर की आ रहा है अनफॉर्चुनेटली कि वो करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं कि मॉडल टाउन का केस जिसमें उनकी शोहदा की फैमिली को इंसाफ मिलना था, हमारा लीगल सिस्टम जो है क्यों मॉडल टाउन के रास्ते में आ रहा है? यही लीगल सिस्टम साहिवाल के लोगों को प्रोटेक्ट ही कर, वहां किसी अफसरान को जी वहां पे अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, हालांकि पहले होना चाहिए था। कमीशन अभी गवर्नमेंट ने कमीशन बना दिया है, कमीशन बनना चाहिए, एक एक बंदे को सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, आप बात करें भी हो रही अपोजिशन के बाद, देखें BRT पेशावर, उसका अगर रिपोर्ट में आगे के 7 अरब रुपए के किकबैक, एक एक बंदे को पकड़ना चाहिए। कौन कहता है कि सिर्फ PML के टॉप लीडरशिप और या पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप? दूसरा बात, पकड़ना चाहिए और पकड़ने में फर्क तो है ब्रिगेडियर साहब। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक से वापस आते तो इस बात करते हैं कि अपोजिशन के लोगों को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन हुकूमत के बारे में ये कहना कि पकड़ना चाहिए, पकड़ेगा आखिर कौन? इस पर बात करते हैं। अब शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। निहाल हाशमी साहब, ये बताइएगा कि ये जो बातें, खबरें या अफवाहें हैं कि जी कुछ ढील या डील है कहीं और शहबाज शरीफ साहब के लिए कुछ हालात नॉर्मल हो रहे हैं, आपको लगता है ऐसा हो रहा है कुछ? नसरुल्लाह साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत अदब के साथ, वो जो एक ब्रिगेडियर साहब हैं, मुझे नहीं मालूम कौन से सियासी जमात से हैं, बहरहाल उन्होंने कहा कि हमारी फारूक हमीद साहब अदालती निज़ाम है। तो मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, कानून का और प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, मैं लॉयर हूँ। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो हनीफ अब्बासी साहब को सज़ा दी गई थी रात के 11 बजे, उस वक्त काश के लोग उसको भी क्रिटिसाइज़ करते। देखिए, एज ए वकील मैं जानता हूँ कि जज जिस वक्त तक चाहे अपने चैम्बर में बैठ सकता है और कोई छुट्टी की दिन नहीं होती है, माँ सिवाय इतवार के। सैटरडे को जजेस अपने वर्किंग आवर्स में बैठते हैं। और आपने देखा होगा कि मादी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हफ्ता और इतवार को भी अदालतें लगाया करते थे, एयरपोर्ट भी तो इसको डिस्कस करना, इसके माने उनके डोमेन में बात करना, ठीक है। और जहाँ तक रह गया वो मॉडल टाउन केस, तो आपके शायद इल्म में हो कि मॉडल टाउन केस का चालान हो चुका है, उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो एक चीज़, अगर प्रोसीडिंग हो रही है तो उसको होने दें, आप अपने जो प्रोसीडिंग जुडिशल सिस्टम है उस पर ट्रस्ट करें। अब रहेगा आपने जो डील की बात की, हाँ आजकल डील तो हो रही है, डील हुई भी है। इस हुकूमत ने NRO भी दिया है, वो NRO दिया है अलीमा खान साहबा को, NRO दिया है जुल्फी बुखारी साहबा को, साहब को। तो यहाँ डील भी है और ढील भी है और NRO भी है। मेरे भाई अभी कह रहे थे फ़रूक साहब के NRO की बात कर रहे थे, फिर वो फाइनेंस भाई फ़रक हबीब साहब से बोलें कि वो इधर उधर भागने की क्या ज़रूरत है, सीधा सीधा जाएं। बहुत ज़िम्मेदार आदमी है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जनाब
मुराद सईद साहब, 60,000 अरब रुपया उनसे मांग ले, मसला हल हो जाएगा। और जहाँ अगर डील या ढील करना होता तो नवाज शरीफ अपनी बीवी को, अपनी बेगम को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के बेटी को लेके जेल ना आते। दुनिया का शायद वाहिद पॉलिटिकल लीडर या प्राइम मिनिस्टर होगा जिसने ये अमल किया है। तो ना हम ढील पे यकीन रखते हैं ना डील पे, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उस पर हम यकीन रखते हैं, आइन और कानून पे यकीन रखते हैं, सियासी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। हमें कोई ढील और डील की किसी किस्म की कतन कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, फारूक साहब ने कहा कि वो चले गए थे बेसमेंट में, तो शायद आपको याद हो नसरुल्लाह भाई, जमान पार्क में भी एक साहब थे, जब वकला तहरीक चल रही थी, उनकी तस्वीर आ चुकी है कि वो जमान पार्क वाले जो साहब थे वो दीवार फलांगते हुए देखे गए। आजकल सोशल मीडिया में वो तस्वीर बहुत ज़्यादा चल रही है कि जमान पार्क में एक साहब दीवार फलांग रहे हैं। तो हमजा शहबाज ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो कितने कौन दिले रहे हैं हमें पता है। देखिए, अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं वो ज़्यादतियाँ बंद हो जानी चाहिए। ये जो पूरे दुनिया में जगहसाई की जा रही है वो बंद हो जानी चाहिए। ये जो फॉरेन दरअसल ये काम सिर्फ यह है कि किसी सूरत से जो हमारी सीपैक है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जो खुशहाली आ रही थी सीपैक के ज़रिए वो खुशहाली पाकिस्तान में ना आए, जो लोगों में रोज़गार मिल रहा था वो रोज़गार ना मिल सके। ये एक पूरा मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत ये काम अपना कर रहे हैं और ये अल्लाह ताला इनको समझे। ये अवाम ने इनको वोट इसलिए नहीं दिया था कि ये लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करें, लोगों के साथ जबर करें। डील और ढील की सियासत कोई और करता होगा। हाँ, इन्होंने बार बार, इनको कैसे फरिश्ते तो आके नहीं बताते कि कल कौन गिरफ्तार होने वाला है, कल कौन छूटने वाला है। भाई, आप इंतकाम से इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सकते। इंतकाम होता है और ये ना कौम को पसंद है, ना आवाम को पसंद है, ना अल्लाह को पसंद है। और उस वक्त से, और देखिए, मैं आपको एक फोरकास्ट करना चाहता हूँ कि जनाब जो हशर हुआ था माजी में आमिरों का, जो हशर हुआ था उन जाबिरों का, उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। ठीक है फ़रख हबीब साहब, ये जो एतराज़ उठाया जाता है, अलीमा खान साहब का जिक्र किया जाता है, जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम आता है, और इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब का बहुत से नाम आते हैं जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, जहांगीर खान तरीन हो, बड़े नाम हैं, उनके पास भी असासे बड़े कम मुद्दत के अंदर बने, उनसे बुला के नहीं पूछा जाता कि आपके असासे कैसे बने? आपको लगता नहीं है कि विक्टिमाइजेशन कहीं ना कहीं है? देखें, बात ये है, नसरुल्लाह मलिक साहब इन्होंने अभी बात की कि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को हमने दीवार फैलाते देखा था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि चश्मे फलक गवाह था, नसरुल्लाह मलिक भी उस वक्त यहीं थे, इसी शहर लाहौर के अंदर थे। और आपने देखा था कि इमरान खान भागे नहीं थे। इमरान खान ने अदलिया बहाली के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से गिरफ़्तारी दी थी। 8 रोज़ जो है वो भूख हड़ताल पे गुजारी थी। जिस मुशर्रफ के बारे में ये बात करते हैं, उसी मुशर्रफ को ये पाँव पे हाथ लगा के, हाथ जोड़ के NRO करके बाहर चले गए थे। और वो 5 साल का कभी मायदा ही नहीं था, फिर 5 साल का हुआ, फिर 10 साल का हुआ। ये कहते हैं हमें डील नहीं है। आपकी पूरी तारीख जो है वो डील और ढील से ही भरी हुई है। जिनकी पैदावार जो डिक्टेटर के हों, जो ज़ियाउल हक की चूसली लेके पैदा हुए थे, जनरल जलादी की उंगली पकड़ के सियासत के अंदर आए थे, वो आज आकर हमें डिक्टेटरों के बारे में भाषण ना दें या हमें जमहूरियत का दर्स ना दें। हमारी 22 साल जद्दोजहद है। जहाँ तक रही बात, आप कहते हैं कि एहतसाब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलीम खान जो हमारे सीनियर वज़ीर हैं, वो भी नैब ने उनको पकड़ा, नैब की हिरासत में रहे, तफ्तीश का हिस्सा भी बने, जुडिशल रिमांड के ऊपर अब मौजूद हैं। जहांगीर तरीन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो उनके खिलाफ भी फैसला आया। इमरान खान ने जिस हनीफ अब्बासी की बात कर रहे हैं वो एक केस लेके गए। देखे गुजारिश सुन लेना, इमरान खान ने तो अपनी एक एक पाई का हिसाब दिया, वहाँ पर पूरा एहतसाब हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मैं समझता हूँ कि उससे उन्होंने सादिक और अमीन उनको डिक्लेयर किया, कोई बात रहती नहीं। जहाँ तक रही बात, ये बार बार अलीमा खान की बात करते हैं, तो आप इसी शहर में रहते हैं, आपके इल्म में है कि अलीमा खान ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ओहदेदार हैं, ना उनकी दौरे हुकूमत के अंदर वो किसी सरकारी ओहदे के ऊपर रह चुकी हैं। बल्कि गुजारिश सुन लें, निहाल हाशमी साहब गुजारिश सुन लेना, मुझे बात मुकम्मल कर लेने देना। आपका यही तो मसला है, आप बात नहीं सुनते। आपने बात सुनी होती तो शायद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आपको फैसले का सामना ना करना पड़ता। हौसला रखें, मेरी बात मुकम्मल सुन लें। देखिए, मामला ये है कि जो अलीमा खान हैं वो किसी सरकारी ओहदे के ऊपर नहीं रही, बल्कि FBR ने उनको जुर्माना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जुर्माना उन्होंने
जमा करवाया है, उनका पूरा मनी ट्रेल मौजूद है। ये बात कर रहे थे कि जी मनी लॉन्ड्रिंग में और पैसा कानूनी ज़राए से बाहर भिजवाना बड़ा आसान है। आज हमजा शहबाज लेके जाते ना रिकॉर्ड कि कौन सा पैसा जो है उन्होंने लीगल चैनल से बाहर भिजवाया है। जो लीगल चैनल से पैसा बाहर जाता है उसकी पूरी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मौजूद होती हैं। यहाँ पे तो ट्रांजैक्शंस हैं ही नहीं है। यहाँ पर आ जाकर यहाँ तो कतरी खाता आ जाता है, यहाँ कोई अरबी खाता आ जाता है। ये ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। इस मुल्क ने ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद रखी जा चुकी है, शफाफियत से आगे बढ़ना है। अब इस मुल्क के अंदर जो है वो करप्ट टोले की, चोट टोले की, मफाद परस्तों की, लुटेरों की, डाकुओं की जगह नहीं है। अब पाकिस्तान की अवाम जो है वो ये चाहते हैं कि हम आम आदमी को मौका मिले, वो आगे आए, उसको क़यादत का मौका मिले, उनके जो देरीना मसाइल हैं वो हल हो सके। आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। इनके दौर के अंदर जो है वो कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है ये बता दें। आज सऊदी अरब 20 अरब डॉलर की आपके पास इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर इसी माह के दौरान चाइना जा रहे हैं, जहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान जो है वो माहिदा होने जा रहा है चाइना के साथ। हमारी यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट होने जा रही हैं। ट्रेड डेफिसिट के अंदर जो है वो हम लोग कमी लेकर आए हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को ये इतना बढ़ा गए थे कि एक्सपोर्ट्स में कमी कर दी थी, इंपोर्ट्स बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आपकी डॉलर का आपको सामना था, डॉलर रिजर्व कम हो जाते थे। तो ये एक मैशियत को भी ठीक करने के लिए भी काम हो रहा है, कुछ वक्त दरकार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग जब बात करते हैं गरीब आदमी की, उस वक्त तो फिर हमें यही लगता है कि ये कोई आम आदमी का या गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब ये इक़्तिदार में थे, आम आदमी के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। किसी ने रायवंड का महल बना लिया, चन्नू और मन्नू ने जो है वो मेफेयर के ऊपर एवन फील्ड के जो है वो फ्लैट बना लिए। ठीक है ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब, नैब को गैर जानबदार होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक ऐसा वकील कि जिसके बारे में कहा जाता है नईम बुखारी साहब पीटीआई के बड़े सपोर्टर, बड़े वर्कर उनके, और उनकी अलाइनमेंट पीटीआई के साथ सबके सामने है, नैब को उन्हें हायर करके अपने आप को इस तरीके से गैर जानबदारी अपनी मशकूक बनानी चाहिए? वैसे नुसरत साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये 2 घंटे पहले खबर सुनी तो आई वॉज ऑल्सो टेकन अ बैक, क्योंकि ये बात सही है। या तो नईम बुखारी साहब जो हैं वो जाहिर बात है एवन फील्ड में उनके लीड लॉयर थे और उन्होंने सारा ये केस लड़ा, तो या तो वो अपने पीटीआई के साथ जो उनकी मेंबरशिप है, जो मेरा ख्याल है ही इज़ अ पीटीआई मेंबर फुल, वो या तो वो उसको विड्रॉ करें, ठीक है ना जी। और देन एज अ लॉयर वो कोई भी केस जो है, किसी का केस भी जाके लड़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस वाक़े से आप समझते हैं नैब की क्रेडिबिलिटी चैलेंज नहीं होगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये उंगलियां तो इस पर उठेंगी। ये मेरी तो ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ये कोई, वैसे तो वो बहुत काबिल हो रहा है, कोई शक वाली बात नहीं है और ज़बरदस्त केस भी लड़ेंगे, लेकिन इस पर मेरा ख्याल है प्रॉब्लम पीटीआई को भी और गवर्नमेंट को भी ये एक मामला सामने आएगा। एक तो ये, दूसरा मोहतरम निहाल साहब ने हनीफ अब्बासी साहब का जिक्र किया। देखिए, जहाँ ये हम कहते हैं कि बात गलत है कि ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि अगर सैटरडे को यहाँ पे बेल दी जाती है, चंद दिन पहले जो हुआ यहाँ लाहौर में, लेकिन ये हम इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि जनाब वो रात 11 बजे हनीफ अब्बासी साहब को भी आपको मालूम है उनकी कन्विक्शन आई थी इलेक्शन से 2-3 दिन पहले। संडे को भी दाद लग सकती है। देखिए साकिब निसार साहब संडे को बैठे नहीं, लेकिन मैं आपको वो बात बताऊंगा, जज तो एयरपोर्ट पे भी दाद लगा सकता है। आपके व्यूज के लिए मैं एक बात बताने लगा। देखिए 2010 में हनीफ अब्बासी साहब का एफडीन वाला केस था। वो केस उनके पे तो 500 केजी एफडीन जो कि केमिकल है और एलिगेशन थी कि स्मगलर्स को, इन लोगों को दिया गया और ये गड़बड़ की गई। एफडीन केस ने पाकिस्तान को उस वक्त, अगर आपको याद है, 2010 में हिला के रख दिया था और इसमें पीपल्स पार्टी के भी बड़े लोग, टॉप लोग मौजूद थे। बल्कि अगर आपको याद है, मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो के वो बाकी बरी हो गए, शहाबुद्दीन साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के, जब वो चेंज आ रहा था नहीं बन। मैंने आज से 3-4 साल पहले मैंने एक एएनएफ ऑफिसर को फोन किया। मैंने कहा यार आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मेरे तहसाब का मेरा इंटरेस्ट है, ये एफडी का केस क्यों खत्म हो गया, क्यों नहीं हो रहा? कहता है सर आप जानते नहीं हैं कि ये पिछले 3 साल से और अब ये 5 साल किसकी हुकूमत है? मैंने कहा पीएमएल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा ख्याल है, मेरी सस्पेंड ये है कि ये जो एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसकी गलबन एक वजह ये थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई थी। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसे शख्स जिस पे ऐसे संगीन इल्जाम हों, अगर वो पार्लियामेंट में आते हैं इन द नेशनल असेंबली, तो वो आवाम की तौहीन भी है और पार्लियामेंट की तौहीन। चलिए ब्रेक से मुझे एक और ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, ये बताइएगा कि ये सदारती निज़ाम की खबरें, निज़ाम की तब्दीली की खबरें, ये कौन फैला रहा है?
ये तो आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं, आप मुझे बताएं ना नसरुल्लाह भाई कि ये कौन फैला रहा है, क्यों? मुझे लगता है ये भारत की तरफ से आया है या इजराइल की तरफ से आया है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई दोस्त तो ऐसा नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के मुखालफिन है ये ऐसा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दोस्त ऐसा काम नहीं करते। इस चीज़ को सेटल आज से 70-71 साल पहले, 72 साल पहले बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेटल करके जा चुके हैं। जब उनसे पूछा गया था कि इस मुल्क का निज़ाम क्या होगा, तो उनको पता था कि पार्लिमानी निज़ाम होगा, तभी उन्होंने पहले वज़ीर आज़म कायद मिल्लत हज़रत जनाब लियाक़त अली ख़ान को वज़ीर आज़म नामज़द किया था और ख़ुद गवर्नर जनरल थे। तो ये फिर कुछ साफ़ी भी बड़े पेश हैं। आजकल आपने देखा होगा ट्वीट्स पे भी उनके ट्वीट्स आ रहे हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, निज़ाम बहुत सीधा हो चुका है। ये कैसे हो सकता है, क्यों ऐसी चीज़ें की जा रही हैं? अगर वो सहाफ़ी समझते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने का और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का, पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की दिफा की जिम्मेदारी उन पे है, तो फब्बेहा वो सियासत छोड़े, एक सियासी तंजीम बनाएं, आए, लोगों से मैंडेट लें, इलेक्शन जीते, 2/3 मेजॉरिटी लेके पार्लियामेंट में जाएं। और अगर वो समझते हैं कि इस तरह के कोई निज़ाम आइन को तब्दील करना चाहते हैं, जो चाहते हैं, देखिए बाइख्तियार बने, पहले राय देना, मुल्क में अफवाहसाजी करना, मुल्क के लोगों को कंफ्यूज करना, ये मुल्क से मोहब्बत नहीं है। मेरी एक राय हो सकती है, मैं कहता हूँ अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए, मुझे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निज़ाम चाहिए, ठीक है, मगर वो अगर निज़ाम नहीं है, जो निज़ाम है उसी निज़ाम को मैं चलाना चाहता हूँ। अगर मुझे वो करना है तो फिर जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से कौम की खिदमत नहीं होती, बल्कि कौमी जो हम आहंगी है वो आज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आप देखें ना, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जितवाने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे बमबारी की बात करता है, तो आज मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, बहुत इस्तेहकाम। हम पार्टीजन से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचे, हम हर शोबा ज़िंदगी से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचे, ताकि हम अपनी मईशत को भी ठीक करें, अंदरूनी खलफशार को भी ठीक करें, मुल्क की दिफा को भी ठीक करें, लोगों को रोजगार भी दे सके, आमदरफ्त भी ठीक करें, और जो रोशनियाँ जला के नवाज शरीफ गए वो जो एनर्जी सेक्टर है उससे फायदा उठाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं। ठीक हो गया। फरख हबीब साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तार है। फरख हबीब साहब, कुछ खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ मशीरों से नाराज़ भी दिखाई देते हैं। इसका इजहार भी वो कर चुके कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ साहब को जिन मशीरों ने बनवाया, ये गलत फैसला हुआ। देखिए, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन के अब जाएँ ना। पहले तो जब वो नैब की कस्टडी में थे तो सिर्फ पार्लियामेंट में आने के लिए या प्रोडक्शन ऑर्डर्स के नाम के ऊपर वो डेली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास किया करते थे। उसके बाद से आप उनकी दिलचस्पी निकाल लें कि पार्लियामेंट में वो कितनी बार गए हैं और कितने अजलासों के अंदर जाके उन्होंने शिरकत की है, तो वो फिर अफादियत ख़त्म हो जाती है इस किस्म की कमेटीज़ की। तो उसको सिर्फ एक टूल के तौर के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किया। जब प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से बात करते हैं तो उन्होंने उसको एक किस्म का इस जमहूरी निज़ाम को, पार्लिमानी सिस्टम को एक इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिससे मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने बाद में कहा कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी के जीतने के हवाले से बात की है। देखिए, कुछ बातें मार्फत की बातें हैं जो शायद मेरे ख्याल में समझ नहीं आएंगी इनको। मोदी को इस टाइम जो है वो लेने के देने पड़े हुए हैं उस बयान के बाद, और वो बयान के ऊपर एक पूरा जो है वो शोर मचा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझने के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है इनको मेहनत करनी चाहिए। बिला वजह हर बात के ऊपर जो है वो तनकीद नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उस बयान के नताइज भी सामने आ जाएंगे आइंदा आने वाले भारत के अंदर होने वाले इंतखाबात का मसला है, कश्मीर के आज़ादी का मसला है। जी बिल्कुल। कौमी गैरत, कौमी अहमियत उस वक्त कहाँ चले गई थी जब 100 लोगों को आपने एयरपोर्ट के ऊपर वीज़े जारी किए थे? किसी को वीज़े जारी नहीं किए थे। एक इलेक्टेड देखिए वीज़ा देना और बात है, और किसी मुल्क के वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान में बमबारी कर रहे हैं उसकी हिमायत करना, उसको कहना कि वो जीत ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। हमने 2 जहाज गिराए हैं, मुझे फाइनल कमेंट लेना है। हमने 2 जहाज गिराए, आपकी तरह टांगे नहीं काफी है। मलिक साहब, वो नवाज शरीफ साहब की काविशों का नतीजा था। मलिक साहब को खत्म हो गया। नवाज शरीफ साहब ने जो कारगिल में किया था पूरी दुनिया को पता है। वो मुआहदा करके लेके मलिक साहब, जी कारगिल भी पता है सबको। सुन ले फरूख हबीब साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल में हमें भी पता है कि किसने क्या किया था। नसरुल्लाह मलिक साहब, कभी मैंने सोशल मीडिया पे
अपनी ज़िंदगी में जब से ये मामला शुरू हुआ सोशल मीडिया का, ये नहीं देखा जिस किस्म के वहाँ पे बातें कही जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता एक लफ्ज़ भी रिप्रोड्यूस करूँ। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई लीगल सिस्टम में टर्मोइल नहीं आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये भी कह रहे हैं, और ये जो कि जनाब अगर इसी तरह रिलीफ आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो भी कहें, अगर अशराफिया को, बड़े लोगों को मिलता, नहीं सुन ले, बड़े लोगों को मिलता रहेगा तो रिट ऑफ द स्टेट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सब इन इफेक्ट होंगे। और फिर नैब को अगर आप बंद कर दें फिर कोई फायदा नहीं एहतसाब का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, ट्रायल कोर्ट्स के फैसले अगर इसी तरह ओवरटर्न होते रहे, हमेशा मैं मानता हूं होते रहे, लेकिन अगर एक पैटर्न सामने आता है, अवाम में एक जायज जो है वो तशवीश है। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जनाब जो मॉडल कोर्ट्स बनाए, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे लोग सबोटाज करते हैं। मॉडल कोर्ट्स बनाए जिन्होंने कमाल कर दिया पिछले चंद हफ्तों में कि 10-10 दिनों में केसेस के फैसले हुए। अब हमारी लीगल कम्युनिटी जो है, फ्रेटर्निटी एट द लोअर लेवल, वो जनाब उस चीज को अपोज कर रहे हैं। प्रगट साहब, पूरा आपका वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। फरह हबीब साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।